दोस्तों एसीसी प्रोफेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज से हम लोग सी टेट मैथ जो कि आपका 20 अगस्त 2023 को एग्जाम होने वाला है, सी टेट मैथ पेडागोजी के बारे में स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ईवीएस के बारे में पढ़ा, ईवीएस की पेडागोजी, और उसके साथ साथ एनसीईआरटी की जो सिलेबस है उसको हमने पूरा टॉपिक वाइज कवर कर लिया है। ठीक है, उसमें भी हम लोग ईवीएस में प्रैक्टिस सेट करेंगे। और आज से जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है वो मैथ की पेडागोजी की क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक, अर्थात पेडागोजी के बाद हम लोग इसमें जो सवाल आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, जो उनके टॉपिक है जैसे ज्योमेट्री, मनी वगैरह है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज से मैथ की पेडागोजी की क्लास। जैसे कि दोस्तों हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि आपको पेडागोजी हो और चाहे लॉजिकल चीजें हो, सारी की सारी चीजें आपको कम समय में अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें भी मैथ की पेडागोजी के सेलेक्टेड टॉपिक जो एग्जाम में खूब पूछते हैं, और पूरे पूरे सिलेबस के हर एक टर्म को कवर करने का प्रयास करेंगे और उनसे सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें गणित की, तो जो पहला ही हमारा टर्म है वो है गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, ये हमें इसमें जानना है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, देखिए प्राइमरी स्तर पे या अपर प्राइमरी स्तर पे मोटा मोटा कहा जाए तो 1 से लेके 14 साल के बच्चों को जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं, जो भी चीजें समझाई जानी है, जो भी उनको कोर्स दिया जाना है, उन सब को पूरा समाहित करके हमेशा प्रयास किया जाएगा कि वो एक रूप में देखें। अर्थात वो सभी विषयों में संबंध बना सकें, सभी विषयों को मिलाकर के वो एक करने का प्रयास कर सके। ठीक, अर्थात जो मैथ की प्रकृति होती है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि मैथ की जो प्रकृति होती है वो इंटीग्रेटेड होती है। क्या होती है? इंटीग्रेटेड अर्थात एकीकृत। ठीक है, एकीकृत मैथमेटिक्स उन्हें आना चाहिए, एकीकृत हिंदी, एकीकृत पर्यावरण। मोटा मोटा कहें तो सब्जेक्ट को एकीकृत करके, एक करके पढ़ाने की प्रक्रिया ही एकीकृत सब्जेक्ट या एकीकृत विषय कहलाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैथ की प्रकृति भी ऐसी है कि उनको जो भी चीजें बताई जाएं उनका कहीं ना कहीं संबंध उनकी लाइफ से रहे, ताकि वो चीजों को सीधा जोड़ सके और उनके लिए कुछ अलग ना लगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैथ की प्रकृति का यही है कि मैथ की जो प्रकृति होती है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स होता है, वो इंटीग्रेटेड होता है। पहला टर्म हो गया। दूसरा बात ये है, मैथ जो होता है ये लॉजिकल होता है। ठीक है, मैथ क्या होता है? लॉजिकल अर्थात गणित जो है, गणित तार्किक होता है। तार्किक। ठीक है, या गणित तार्किक प्रकृति का होता है, ऐसे समझ लीजिएगा। तार्किक प्रकृति होती है गणित की, तार्किक प्रकृति होती है। तार्किक मीन्स जैसे अब अगर हम कह दें कि नहर बहुत लंबी थी, अरे कितनी लंबी थी हमें क्या पता, लेकिन अगर हमने कह दिया कि नहर 50 मीटर लंबी थी या 2 किलोमीटर लंबी थी, तो हमने किस तर्क पे कहा? हमने भैया इस तर्क पे कहा, हमने फीता लेके नापा। हाँ, मतलब तर्क देते हुए, मतलब ये चीज ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, तब हम बताएंगे, तब चीजों को समझाएगा कि अच्छा तर्क दे रहा है भाई। जैसे हमने कहा कि 2 गुणे 4 बराबर कितना होता है? 8। 2 गुणे 4 बराबर होता है 8। अब कोई हमसे पूछ सकता है कैसे हुआ, हमने कहा देखो कैसे हुआ। इसका मतलब है 2 को 4 बार करना है, तो 2 2 2 2, अब जोड़ दो, 2 4 6 और ये 8। हमने तर्क दे दिया, यानी कि 2 का गुणा 4 बार करेंगे तो भी 8 आएगा, और 2 को 4 बार जोड़ेंगे तो भी 8 आएगा। हमने उसको तर्क के साथ समझा दिया। फिर भी उसको समझ में नहीं आएगा तो 2 2 2 करके 8 आदमी खड़ा करके भी आप समझा सकते हैं कि लो अब गिन लो तुम। इसी बेस पे मैं कह रहा था कि 2 गुणे 4 बराबर 8 होता है। ठीक, अर्थात जो मैथ की जो क्वालिटी होती है, मैथ की जो प्रकृति होती है, मैथ का जो नेचर होता है, वो हमेशा हमेशा तार्किक होता है। मतलब कह सकते हैं लॉजिकल होता है। ठीक है, लॉजिक के आधार पे ही आप आगे चलेंगे, कुछ भी नहीं उसमें मान लेंगे कि हाँ ऐसे होता है वैसे होता है। क्लियर है? तो पहली जो मैथ की प्रकृति क्या है? इंटीग्रेटेड। उसके बाद में क्या है? मैथ लॉजिकल होता है या तार्किक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट,
देखिए, अब मैथलॉजिकल के बाद में ये है कि मैथ की, गणित की, गणित की संकल्पनाएं गणित की संकल्पनाएं ठीक है, गणित की संकल्पनाएं अमूर्त होती हैं, अमूर्त होती है। देखिए, गणित की संकल्पनाएं अमूर्त होती हैं। अमूर्त मतलब क्या? पहले आप मूर्त और अमूर्त को समझिए। जैसे हमने कहा कि हमने एक मार्कर देखा, या बच्चे को बता देंगे कि बेटा एक मार्कर ऐसे होता है, उससे लिखते हैं, पेन से मोटा होता है, नीला चलता है, लाल चलता है, तो समझ नहीं पाएगा वो कितना मोटा होता है, इतना मोटा, कितना मोटा, कितना मोटा। ठीक है, ये जो चीज है जिसके बारे में आप बता रहे हो ये होता है अमूर्त। अमूर्त मतलब जिसकी कोई आकृति ना हो। तो मैथमेटिक्स का आधार भी यही है। जैसे शुरू शुरू में आप बच्चे को बताएंगे कि बच्चा दो, दो मतलब ये दो, तो यही समझेगा वो। फिर आप उसको बताएंगे नहीं दो ऐसे लिखा जाता है, तब वो समझेगा वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उसको बता रहे हो कि बेटा देखो ये दो है ना, तो जब भी आप उसको ये दिखाओगे समझ जाएगा, ओ ये दो होता है। फिर आप उसको बताने लगोगे देखो बेटा ये एक है और ये दो हो गया, तो आप जब उसको कहोगे लिखने के लिए तो ये दो ऐसे लिख देगा वो। क्यों? क्योंकि आपने उसको बताया है ये एक हो गया और एक और यहाँ पे पेड़ मिला दिया दो हो गया। ठीक है, अर्थात उसको आपने बताया बेटा ये एक होता है, वो एक समझ गया। आपने कहा ये एक और एक मिला के दो हो गए, तो जब कहेंगे दो लिखो तो वैसे ही लिखेगा, क्योंकि उसके दिमाग में आकृति बैठी हुई है। चीजें अमूर्त हैं, वो सोच नहीं सकता जब तक आप उसको बताएंगे नहीं। ठीक, हाँ, जब आप बता देंगे कि एक और एक ऐसे दो ऐसे लिखा जाता है, तब वो समझ जाएगा कि अच्छा ये चीज है। बात को समझे रहिएगा। जब तक आप उसको बता रहे हैं कि बेटा 5 5 10 होता है, 5 5 10, तब वो सोचेगा अच्छा 10 होता है, 5 10 हो गया। अब उसको 10 लिखने नहीं आता, तो ये हुआ अमूर्त। लेकिन जैसे उसने लिख दिया तो वो मूर्त हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझिए। जैसे हमने अपने लड़के से कहा कि चलो तुम्हें घुमाते बगीचे में, उसको घुमा दिए, कहीं देखो बेटा आम का पेड़ है, ऐसे ऐसे इसमें आम लगे हुए हैं। ऐसे ही सेब का पेड़ होता है, सेब ऐसे ऐसे होते हैं, सेब की आकृति ऐसी होती है, मीठा होता है। तब वो अपने हिसाब से वो सोचने लगता है अच्छा सेब के पत्ते भी ऐसे होते हैं। तब बताएंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं, सेब के पत्ते गोल होते हैं, छोटे होते हैं, सेब लाल होता है, आम पकने में पीला हो जाता है, आम खाने में खट्टा आता है, सेब मीठा आता है। तब वो चीजों को सोचने लगेगा। लेकिन फिर भी सेब अभी उसके लिए अमूर्त है जब तक आप उसको दिखाएंगे नहीं। उसी हिसाब से मैथमेटिक्स की चाहे जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, सारी चीजें अमूर्त होती हैं। जब उसको सॉल्व कर लेगा, उस समस्या को हल कर लेगा, तब वो उसके लिए मूर्त हो जाएगी। ठीक, अमूर्त मतलब जो दिखता नहीं है, जो निराकार है, जिसको मान लिया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला टर्म है गणित की। देखिए, चीजों को समझना ही है, क्योंकि सवाल जब भी आपको पूछेगा तो इसी में फंसाएगा वो कि गणित की संकल्पनाएं, गणित की संकल्पनाएं श्रेणीबद्ध, श्रेणीबद्ध मतलब होता है सीरीज में होती है। किसमें? श्रेणीबद्ध होती हैं, श्रेणीबद्ध होती हैं। जैसे अब आपको सिखाना है बच्चे को गिनती, छोटा एग्जांपल लीजिए। अब डायरेक्ट थोड़ी ना बताएंगे कि लो ये 5 है, ये 0 है, ये 8 है, ये 9 है। उसको तो समझे में नहीं आएगा। अर्थात इसको भी सीखने का एक निश्चित पैटर्न होता है। जैसे सबसे पहले आप क्या बताएंगे? सबसे पहले बताएंगे कि जैसे आप क्लास में गए, कोई कंकड़ लेके पत्थर लेके, या आपने कहा बेटा ये क्या है, तो कहेगा सर बोर्ड है। हाँ, कई ठो है, हो सकता हो बता दे, हो सकता हो ना बता पाए। अगर उसने बता दिया एक, तो आप कहेंगे अच्छा एक है, हाँ एक है। एक खऊ ला देंगे तो दो हो जाएगा, एक खऊ ला देंगे तो तीन हो जाएगा, एक खऊ ला देंगे चार हो जाएगा। ये आप बताएंगे। धीरे धीरे वो सीखने लगेगा, अच्छा एक को मिलाते हैं तो दो आता है, दो मिलाएंगे तो तीन आता है, तीन मिलाएंगे तो चार आता है। अर्थात वो श्रेणी से एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, ये सीख लिया। उसके बाद में फिर आप बताएंगे कि देखो एक के बाद दो आया, दो के बाद तीन आया, तीन के बाद चार आया, चार के बाद पांच आया, हो गया। फिर
ये सिखाने के बाद ऐसे आप सिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब आपने कहा बेटा अगर 1 को ढक देंगे तो क्या आया, 1 के बाद 3 आया, 4 को ढक देंगे तो 4 के बाद 5 आया, यानी कि 1 के बाद कितना आया 3, 3 के बाद कितना आया 5। अर्थात इससे आप उसको एक एक गैप करके चीजों को भी सिखा सकते हैं। अर्थात जो गणित की संकल्पनाएं होती हैं वो श्रेणीबद्ध होती है। सबसे पहले आपको सिंबल बताने पड़ेंगे कि 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे लिखा जाता है, 3 ऐसे लिखा जाता है। सिंबल के बाद आप उनमें संबंध बताना शुरू करेंगे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। वो नहीं समझ पाएगा तो बताएंगे देखो ये 1, ये 2, ये 3। ऐसे नहीं बता देंगे कि 1 2 के बाद ये बताइए ये पूरा तुम्हारा ये 4 ये 3 है, ठीक है। 4 दिखा के आप 3 नहीं बताएंगे उसको। जब आप उसको सिखाए रहेंगे ये 1 है, ये 2 है, और किसी दिन आपने कह दिया ये 4 है तो तुरंत पकड़ लेगा, नहीं नहीं सर ये 4 है ये, ठीक है। अर्थात मैथमेटिक्स की जितनी भी संकल्पनाएं हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न, चाहे जो ले लीजिए, सारी की सारी संकल्पनाएं श्रेणीबद्ध हैं, ठीक है। श्रेणीबद्ध मतलब एक के बाद एक क्रमशः वो आती जाती हैं और वैसे ही उनको सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। आगे, ठीक है, चीजों को समझते जाइएगा और नोट डाउन करते जाइएगा। अगला पॉइंट है गणित की। देखिए बहुत बहुत अच्छी चीज है, गणित की अपनी भाषा होती है, अपनी भाषा होती है जिसमें सूत्र व सिद्धांत आते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल बात है, ध्यान समझिएगा। इतना तो हमको पता ही है कि सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, साइन थीटा कॉस थीटा लैम्डा थैम्डा सब किस में आता है, ये सब सूत्र में आता है। सिद्धांत भी उसी में आता है, पाइथागोरन थ्योरम, ये थ्योरम वो थ्योरम, वृत्त का थ्योरम, सिलेंडर का थ्योरम, पता नहीं किसका थ्योरम, सारे के सारे थ्योरम किस में आते हैं, मैथमेटिक्स में आते हैं, हमको पता है। लेकिन अब ये गणित की अपनी भाषा होती है, ये क्या है, गणित की कौन सी भाषा होती है, आइए सिखाते हैं। देखिए हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा आप लिखिए 2 गुणा 2, आपने लिख दिया 2 गुणे 2। हमने कहा लिखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2, हमने कहा लिखिए 2 गुणा 2। अब आप बताइए ये कौन सी भाषा है, ये है हिंदी, ये कौन सी है, ये है इंग्लिश, और ये कौन सी है, यही है हमारी मैथ की भाषा या गणित की भाषा। अर्थात आप मैथ की भाषा में भी सेम चीज को लोगों को समझा सकते हैं। जैसे हमने कहा 2 गुणा 2, या तो हम हिंदी में लिख दें तब भी मतलब वही आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख दे तब भी मतलब वही आएगा, या 2 गुणे 2 ऐसे हम सिंबल बना देंगे तो ये भी, ये जो सिंबल है ये बताता है कि ये मल्टीप्लाई है या ये गुणा है, ठीक है। अर्थात गणित की अपनी एक भाषा होती है, उस भाषा की मदद से हम गणित की चीजों को समझ सकते हैं, और गणित में सूत्र तथा सिद्धांत जो है उनकी भी एक अलग भाषा होती है, ठीक है। जैसे हम आपसे कहेंगे कि a प्लस बी का सूत्र बताइए, तो आप आराम से बता देंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आप इसको ऐसे लिखेंगे क्या, a स्क्वायर, ऐसे तो लिखेंगे नहीं पूरी स्पेलिंग के साथ। आपने जैसे ये लिखा हर एक व्यक्ति समझ जाएगा, जो गणित को पढ़ता है या जो पढ़ता आ रहा है वो समझ जाएगा कि आप गणित की लैंग्वेज में ये कहना चाहते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र को हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लेके चलना है, या जिसका सूत्र जैसे पूछा जाएगा कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई गणित की अपनी भाषा होती है जिसमें सूत्र और सिद्धांत आते हैं, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। थोड़ा इसको मिटा लें हम, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए तो भाई हमने ये देख लिया कि गणित की अपनी भाषा होती है और उस भाषा की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं हमने देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5वां पॉइंट देखिए,
गणित संख्या स्थान मापन मात्रा गणना दिशा का समेकन है, या कह सकते हैं गणित में संख्या स्थान मापन गणना ये सारी चीजें आती हैं। जैसे संख्या तो आप जानते ही हैं, सारी की सारी संख्याएं गणित हैं, आधार हैं वो। स्थान की बात करें, जैसे कि आपने कह दिया कि मुंबई से इसके बीच की दूरी कितनी है, तो ये संख्या में आ जाए, स्थान में आ जाएगा। या आपसे पूछ लिया जाए कि आपके आसपास ऐसी कितनी चीजें हैं या ऐसे कितनी जगह हैं जहां पे समोसे बिकते हैं, तब धड़ाधड़ आप गिन के बता देंगे। या आपसे कह दिया जाए कि आसपास कितनी ऐसी दुकानें जहां साड़ियां बिकती हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं। मतलब जो प्लेसेस हैं, जो स्थान है, वो भी एक तरह से गणित में समाहित है। मापन की बात करें तो जैसे लंबाई कितनी है, कितनी चौड़ाई है, घर की लंबाई कितनी है, खेत की लंबाई कितनी है, जिसके लिए महाभारत होता रहता है, सारी चीजें आप समझ सकते हैं। मात्रा की बात करें तो 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी क्या है, वगैरह वगैरह। गणना की बात करें तो जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब मैथ में समाहित है। और लास्ट में आपका आता है दिशा, डायरेक्शन। डायरेक्शन भी मैथ से ही रिलेटेड है, क्योंकि किस डायरेक्शन में आप कितना जा रहे हैं, जब तक आपको मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, अर्थात जो मुख्य टर्म है, संख्या स्थान मापन मात्रा गणना दिशा, ये सब के सब मैथमेटिक्स के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए इसका मैथ की प्रकृति का एक और पॉइंट, गणित सटीक एवं व्यवस्थित होता है। सटीक एवं व्यवस्थित होता है। सटीक एवं व्यवस्थित कहने का मतलब ये है, गणित की गणनाएं हो गई, गणित का मापन हो गया, कुछ भी हो, गणित की सारी चीजें परफेक्ट होती हैं, मतलब उसमें उनमें एरर नहीं होता, और साथ ही साथ ये व्यवस्थित होती हैं। जैसे अगर आप 2 + 2 ऐड कर रहे हो तो 4 ही आएगा, 5 नहीं आएगा। या आप 5 + 2 + 2 कर रहे हो तो 9 ही आएगा, 10 नहीं आएगा। गलती से आप उसको 10 नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो गणित की जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी परफेक्ट होती हैं, प्लस व्यवस्थित होती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि परफेक्ट एंड क्या कहते हैं उसको, मेजर। ठीक है, मतलब उनकी जो मेजरमेंट होती है एकदम क्लियर होती है। क्लियर हुआ? तो देखिए ये था हमारा पहला टॉपिक, गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति में हमने काफी सारी चीजों को जाना, गणित के बारे में जाना। उसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि गणित की क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने पेडागोजी के टर्म से या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पकड़ के रखना है। जब भी हमसे सवाल पूछेगा तो कुछ ना कुछ घुमा फिरा के पूछेगा, तो उसको हमें एकदम क्लियर करना है। ठीक है, हो सकता हो इसमें से 3 ऑप्शन दे करके एक ऑप्शन दे देगा और लिख देगा कि निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति कौन सी नहीं है। तो आप सारे के सारे जानते रहिएगा, फिर आप उसको वहां से कर सकते हैं। ठीक है, बस आप लॉजिक पकड़े रहेंगे तो आराम से कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब गणित की प्रकृति जानने के बाद में अब हम चीजों को समझेंगे। अभी आपने देखा कि सबसे पहले मैंने आपको बार बार समझाया कि जब भी बच्चों को सिखाना होगा, गणित जो होता है वो श्रेणीबद्ध होता है। ठीक है, श्रेणीबद्ध कहने का मतलब ये है कि एक के बाद एक चीजों को सीखता है। अच्छा, एक के बाद एक चीजों को कैसे सीखता है, पहले क्या सीखता है, पहले क्या नहीं सीखता, इन चीजों को हम समझते हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले एक महान व्यक्ति थे, वैन हीले। ध्यान समझिएगा, मात्राओं में गलत हो सकता है, उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, बाकी ध्यान से इनको समझिएगा। वैन हीले, इन्होंने क्या किया, ज्यामिति। देखिए ज्यामिति तो नाम है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या दिया था। ज्यामिति स्तर के इन्होंने चिंतन दिए थे। क्या दिए थे? चिंतन। ठीक है, ज्यामितीय स्तर के चिंतन दिए थे, किन्होंने दिए थे? वैन हीले ने। क्या दिया इन्होंने? देखिए आप ध्यान समझिएगा, एकदम लॉजिक, एकदम तरीके से आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, परेशान ना होइए। देखिए हम कैसे याद दिलाते हैं आपको, पहले एक बार पढ़ लेते हैं थ्योरी, फिर हम आपको याद करवा देंगे। देखिए सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो स्टेज होता है, स्टेजेस होते हैं 5,
और जो लेवल होता है, लेवल होते हैं 4। अब ये क्या है? स्टेजेस होते हैं 5, लेवल होता है 4। ये क्या है समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि लेवल 0, लेवल 0, इन्होंने कहा कि जब बच्चा लेवल 0 पे होता है, यानी कि एकदम छोटा बच्चा, तो चीजों को कैसे सीखता है? अब आप खुद बताइए कैसे सीखेगा। जैसे हमने कह दिया बच्चे से कि भाई बार बार उसको दिखा रहे हैं कि बेटा बिस्किट खाओगे, तो बिस्किट खाएगा वो। या उसको दिखाते हैं देखो ये क्या है, ये माचिस है, ये क्या है, ये माचिस है, ये क्या है, माचिस है। तो उसको देख देख के चीजों को सीखने लगेगा। ठीक है। अब ये किस काम में आता है उसको नहीं पता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 0 लेवल पे बच्चा देख के चीजों को सीखता है। क्या करता है? देख के चीज। जैसे आप उसको दिखा दीजिए चित्र में, उसको दिखा दीजिए क्या, समोसा दिखा दीजिए। समोसा के बाद आप उसको दिखा दीजिए फुटबॉल दिखा दीजिए। फुटबॉल के बाद आप उसको रोटी दिखा दीजिए। रोटी के बाद उसको सिक्का दिखा दीजिए। क्या दिखा दीजिए? सिक्का। सिक्का के बाद उसको बिस्कुट दिखा दीजिए। क्या दिखा दीजिए? बिस्कुट दिखा दीजिए। अर्थात वो धीरे धीरे चीजों को देख देख के समझेगा कि अच्छा समोसा जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, फुटबॉल ऐसा होता है, रोटी भी ऐसी होती है। फुटबॉल ऐसे लात मारो तो लुढ़कते हुए जाता है, रोटी नहीं लुढ़कती। सिक्का भी रोटी जैसा होता है, बिस्कुट कुछ ऐसा होता है। ठीक है। अर्थात वो चीजों को देख के केवल विजुअल कर सकता है। क्या कर सकता है? विजुअल। तो लेवल 0 जो है वो क्या है? लेवल 0 है विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन मीन्स होता है आपका चक्षुषीकरण। चक्षुषीकरण मतलब देख करके वो चीजों को समझ सकता है। ठीक है। देख के चीजों को अपनी अपने हिसाब से वो आकृति बना लेता है दिमाग में कि ये वाला आएगा तो ये वाला होगा। ठीक है। ये पहला हुआ। दूसरा लेवल 1, यहां से स्टार्ट होता है लेवल 1। अब देखिए लेवल 1 में क्या होता है। जैसे अब आपने दिखाया बच्चे को, क्या दिखाया? समोसा। तो वो समझ गया कि अच्छा ये वाला है ना, तिकोना वाला समोसा है। तो जब वो ऐसी चीजों को देखेगा तो उसके मन में तुरंत आएगा कि ये वाली जो चीजें होती हैं ये ऐसी होती हैं। ठीक है। कैसी होती हैं? ऐसी, मतलब तिकोने टाइप में, तिकोने टाइप में। फिर आप बच्चे को बता देंगे कि देखो ये क्या है? ये त्रिभुज है। क्या है ये त्रिभुज है। ये क्या है? ये गोल चीज है। और ये क्या चीज है? ये है चौकोर चीज। ठीक है। आपने बता दिया उसको। अब आप कहेंगे जाओ खिलौने की दुकान में और ऐसा 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 ढूंढ के लाओ। जब वो देखा रहेगा, या आप उसको एक बिस्किट दे देंगे, बेटा जाओ ऐसी चीज ढूंढ के लाओ, तब वो जाएगा। जब देखेगा बिस्किट जैसी क्या चीज है, बिस्किट जैसी चीज वो किताब ढूंढ के ला सकता है, बुक। गोल चीजों के बाद में बात करेंगे तो गोल चीजों कांच की गोली ला सकता है। त्रिभुज की बात करें तो पतंग, अगर आप देखे होंगे पतंग, पतंग का जो निचला हिस्सा होता है ये वो ला सकता है। ठीक है। अर्थात वो अब गुणों के आधार पे चीजों को बांटने लगा। किस गुण के आधार पे? जो आकृति वो देख रहा था, उसने देखा कि अच्छा मतलब भैया या सर बाबू जो बोले हैं ऐसा वाला लाना है, तो जाएगा ऐसा वाला ढूंढ ढूंढ के लाएगा। अब वो गुणों के आधार पे चीजों को देखने लगा कि हमको ऐसा चाहिए। ऐसा चाहिए मतलब ऐसा जो दिखता हो, ध्यान समझिएगा, जो ऐसा दिखता हो। पहले वो देख रहा था, केवल समझ रहा था ये क्या है। अब वो ऐसी चीजों को ढूंढने लिया। यानी कि वो गुणों के आधार पे, क्वालिटी के आधार पे चीजों को वो ढूंढने लगता है और उनको अलग अलग करने लगता है। और जब चीजों को अलग अलग किया जाता है तो उसको बोलते हैं एनालिसिस या विश्लेषण। क्या बोलते हैं? विश्लेषण। ठीक है। एनालिसिस, एनालिसिस। ठीक है। तो लेवल 2 में बच्चा गुणों के आधार पे ज्यामितियों को, आकृतियों को बांटने लगता है और उनको अलग अलग करके उसको देखने लगता है। क्लियर हो गया? बात को समझ में आया? देखिए बहुत क्लियर कट समझिए कि एकदम आराम से आपका हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला था लेवल नंबर
टू। देखिए लेवल 2 क्या था, अब देखो हम समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। लेवल 2 ये था, अब जैसे ये बच्चा जो है, ये इसने सारी चीजों को देखा, अब ये सोचने लगा। क्या सोचने लगा? ऐसी जो चीजें होती हैं, ऐसी ऐसी वाली ना। अब देखिए अंतर समझिए, बहुत माइन्यूट अंतर, लेकिन आराम समझ जाएंगे आप। जैसे जब उसने फुटबॉल देखा तो उसके दिमाग में एक चीज आया। क्या आया? फुटबॉल को ढकेला होगा या उसी पे कूद गया होगा, लुढ़क गया होगा, तो फुटबॉल से ढंगलाते ढंगलाते चला गया। हाँ, ढंगलाते ढंगलाते चला गया। तब उसने सोचा होगा मतलब फुटबॉल ढंगलाता है, जो गोल चीजें हैं वो ढंगलाती हैं, तो उसने रोटी फेंक दिया, रोटी ढंगलाया ही नहीं। लो, ये तो लफड़ा हो गया। अर्थात अब बच्चा ये समझने लगा कि जो गोल चीजें होती हैं जरूरी नहीं है कि वो लुढ़केंगी। रोटी नहीं लुढ़केगी, तावा नहीं लुढ़केगा, चौका नहीं लुढ़केगा, लेकिन फुटबॉल लुढ़केगा, गेंद लुढ़केगी, और आपकी कंचे की गोली लुढ़केगी। चकोना वाला बिस्किट खाया जा सकता है, बुक नहीं खाई जा सकती। तो अब वो सोचेगा कि इनका प्रयोग कहां होता है, अर्थात अब वो आकृतियों में संबंध खोजना शुरू कर देगा। क्या कर देगा? आकृतियों में संबंध खोजना शुरू कर देगा। और जब बच्चा अब देख के आकृतियों में मतलब चीजों को देख देख करके वो प्रयोग करने लगे, तो इसको कहते हैं औपचारिक निगमन। ठीक है, क्या कहते हैं? औपचारिक निगमन। देखिए कैसे औपचारिक, जैसे अगर आप अब देखिए औपचारिक निगमन है, तो औपचारिक निगमन को समझाएंगे कैसे बच्चे को। अब जैसे हमने कह दिया कि बच्चा देखो, ये क्या है? ये कागज का टुकड़ा है, ठीक है, और ये क्या है? ये तुम्हारा बिस्किट है। ये कागज का टुकड़ा है, ये बिस्किट है। अब देखियो कैसे दिमाग लगाएगा। तो बच्चा क्या करेगा? अच्छा, ये जो कागज का टुकड़ा है बिस्किट पे रख देंगे तो तोड़ देंगे। अब जरा आप ध्यान से देखें तो बच्चे के दिमाग में ये चीज नहीं आएगी कि अच्छा, एक आकृति का संबंध कहीं ना कहीं दूसरी आकृति से होता है। अर्थात अब बच्चा इनफॉर्मल चीजों को समझने लगता है या अनौपचारिक निगमन वाला काम वो करने लगता है। देख देख के आकृतियों में क्या संबंध होता है, कैसे संबंध होता है, वो समझने लगता है और बनाने लगता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। क्लियर हुआ? अब जैसे उसमें ये भी सोच सकता है कि एक कागज और जोड़ देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? ये बिस्किट जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बिस्किट जैसा हो जाएगा। ठीक है, रोटी को ऐसे ले करके घुमा देगा चारों तरफ कलम, तो एक रोटी जैसी आकृति बन जाएगी। और फुटबॉल लेकर के उसके किनारे किनारे से चला देगा, तब भी ऐसा बन जाएगा। अर्थात वो आकृतियों में धीरे धीरे उसको समझ आने लगेगी और वो आकृतियों का एक दूसरे से संबंध वो करने लगेगा। ठीक है, अब ये भी हो सकता है गोला लेके यहाँ बीचों बीच लाइन खींच दे। अब उसको समझ में आएगा, अच्छा ये तो समोसा है, ये भी समोसा है, दो समोसा मिलकर के एक को बर्फी मिठाई बन गई, है ना। कहने का अर्थ ये है, लेवल 3 पे, सॉरी लेवल 2 पे बच्चा आकृतियों में संबंध बनाने लगता है। क्या करता है? संबंध बनाने लगता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम समझते हैं। देखिए अगला है लेवल 3। लेवल 3 फॉर्मल डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन मतलब होता है निगमन, वहां भी डिडक्शन कर सकते हैं आप। तो फॉर्मल डिडक्शन में क्या होता है? इसमें बच्चा सूत्र ढूंढने लगता है। ठीक है, सूत्र को खोजने लगता है, सूत्र को खोजने लगता है। जैसे आपने बताया कि देखो बेटा ये क्या है? ये आयत है। आयत का तुम्हें अगर परिमाप निकालना है तो सभी भुजाओं को जोड़ दो।
सभी भुजाओं को जोड़ दो। तो मान लीजिए आपने इसको कह दिया ए बी सी डी है, तो वो जोड़ेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। तो मान लीजिए आपने कहा ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 5 है, तब जोड़ेगा वो 10 5 10 5 और लिख देगा 30, है ना। लेकिन ये करते करते फिर बच्चे का दिमाग में आएगा, सर जी 2 ठो 10 है, 2 ठो 5 है, तो ऐसे लिख दें 2 10 प्लस 2 5, अर्थात 2 10 क्या है, 10 है लंबाई प्लस क्या है, चौड़ाई। ठीक है, क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी कि ये बच्चे अब धीरे धीरे स्मार्ट वर्क करने लगेंगे। जैसे अगर आपको शुरू शुरू में पहाड़े नहीं आते रहेंगे तो आप लिख लिख के करते हैं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे तो बोल के करेंगे, और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि आपको सीधा अगर पूछ लिया जाएगा कि 15 छक्का कितना होता है, धड़ा से देंगे 90। और शुरू शुरू हम लोग क्या करते हैं, 15 दूना 30, 15 45, फलाना ढिमकाना करते करते तब पहुंचते हैं। लेकिन एक समय ऐसा कि डायरेक्ट पहुंच जाएंगे आप। तो धीरे धीरे बच्चा सूत्र को खोजने लगता है, यानी कि जब थर्ड लेवल पे आता है तो वो सूत्रों को खोजने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा बच्चा कैसे हो गया। तो ज्यामिति सीखने के स्तर के परिप्रेक्ष्य में जब लेवल 3 पे आता है तो ये 6 to 8 बच्चे का काम है। यानी कि लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, यहाँ 1 से लेके कक्षा 5 तक के बच्चों की बात की जाती है। इसके बाद में लेवल 3 और जो आखिरी लेवल आने वाला है लेवल 4, उसमें बच्चा 6 से 8 तक के बच्चों के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहीं पे समझ लेते हैं। लेवल 4 को भी देखिए थोड़ा सा है, इसको यहीं समझ लेते हैं। लेवल 4 देखिए, लेवल 4 में है दृढ़ता। दृढ़ता मतलब होता है, जैसे लेवल 4 की बात की जाए, दृढ़ता मतलब ये होता है ना कि अब इसमें बच्चा अपने से आकृति बनाने लगता है। ठीक है, अर्थात अब उसको समझ आ जाती है कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, वृत्त क्या होता है। अर्थात जब बच्चा अपने से आकृति को बनाने लग जाए, अपने से बनाने लग जाए, तो वो होता है लेवल 4, जिसको बोलते हैं दृढ़ता। क्या बोलते हैं, दृढ़ता। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। या उसको बोलते हैं एक्जुमेट, ठीक है, या EXIOMATE, एक्जुमेट, क्लियर। तो वेन हिले के हमने 4 लेवल देखे। 0 लेवल को नहीं माना जाता, 4 लेवल इनके हैं, 1 2 3 4। 0 को इंक्लूड कर देंगे तो 5 स्टेज है, 5 स्टेज और 4 लेवल है। ठीक है, अब देखिए मेरी लैंग्वेज में इनको समझने का मतलब, ये तो आपने थ्योरी समझ ली। अब देखिए हम इसको समझाते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये पसंद आया। ठीक है, क्योंकि देखिए सोचने में समय लगता है कि यार ये चीजें कैसे बता दी जाए कि आपको इस अपनी लैंग्वेज में समझ में आ जाए। क्योंकि वेन हिले तो आप हर जगह पढ़े होंगे, कोई न कोई आपको पढ़ाता ही होगा, हर जगह आप पढ़ लेंगे, चैनल पे, यहाँ वहाँ, ये चीजें भी आपको बताई गई होंगी। लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं वो शायद आपको ना बताई गई हों। ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक बच्चा, ठीक है, जो अभी क्या है, नवजात है, क्या है मतलब जैसे जो इसका एडमिशन होने वाला है, आप बताइए जब भी बच्चा, जो भी बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है, नया नया आता है, सबसे पहले वो क्या करता है पता है आपको? जब कुछ दिन तक वो माता के पास रहता है और किसी को पहचानता ही नहीं है, अपने बाप को देखेगा तो ये कौन है, नालायक है, कहां से आ गया ये। अर्थात बच्चा सबसे पहले माता को पहचानता है, यानी कि आकृति से पहचानता है वो। तो पहली स्टेज में जो 0 वाली थी, जो भी बच्चा पैदा हुआ है, आंख खुला है, उसमें वो आकृति से पहचानता है किसको, मां को। मां को आकृति से समझा पहचानता है बच्चा। जब लेवल 1 पे आता है, ये लेवल 0, लेवल 1, लेवल 1 पे आता है तो देखता है कि उसकी जो माता है उसको हमेशा दूध पिलाती हैं, और उसको जो पापा है उसको लोकाते हैं ऊपर, है ना, उसको लोकाते हैं। अर्थात वो अब माता पिता के गुणों को अंतर वो करने लगता है कि पिताजी जो है उनकी मूछें हैं, डरावना भयानक चेहरा है, माता जी जो हमेशा लला लला कहती रहती हैं, ये गुणों के आधार पे वो मतलब अलग करने लगता है। सेकंड स्टेज पे जब आता है वो, अब देखिएगा, फिर वो देखता है कि यार माता पिता साथे में रहते हैं, ये क्या है। अर्थात वो समझ जाता है कि इन दोनों से मेरा संबंध है, दोनों से क्या है, संबंध है, माता से भी संबंध है और पिता से भी
संबंध है। तो थर्ड स्टेज आपको याद होगी, बच्चा क्या करता है, आकृतियों के बीच संबंध बनाने लगता है। अब आते हैं लेवल थर्ड पे, मतलब वो थर्ड स्टेज और लेवल 2 था। थर्ड लेवल जो थर्ड है आपका, इसमें क्या करता है, अब देखिए ध्यान समझिएगा। अब यहां पर बच्चा क्या करेगा, यहां पे बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो खुद परे परे या चल करके मम्मी के पास, पापा के पास जाने लगता है। और किसके पास हो जाएगा, जैसे अब पापा उसको थपड़िया दिए तो मम्मी के पास चला जाएगा, मम्मी पीट दी तो पापा के पास चला जाएगा। अर्थात वो संबंधों को पहचानने लगता है और जान जाता है कहाँ हमको फायदा होगा, वहां वो जाने लगता है। ठीक है, तो संबंधों को खुद से, ठीक है, खुद से वो समझने लगता है। तो हमारा लेवल 3 क्या था, लेवल 3 यही था ना कि आकृतियों में संबंध बनाना। और लास्ट स्टेप लेवल 4, लेवल 4 में बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है कि खुद खेलने लगता है और खुद सब चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है। तो यही हमारा लेवल 4 है, दृढ़ता वाला। क्लियर। तो वेन हीले के पांचों सिद्धांत को मैंने आपको समराइज करके छोटे मतलब पांचों लेवल को या पांचों स्टेजेस को एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, तो ये हो गई वेन हीले के ज्यामितीय स्तर की बात गणित के परिप्रेक्ष्य में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब दबा के क्वेश्चन पूछता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए गणित में क्या होता है ना कि गणित में होता है कि माना एक्स वाई की वाइफ है। ठीक है, मान लेते, जबरदस्ती मान लेते हैं, माना एक्स वाई की वाइफ है। ये भैया हो गई क्या, स्टेटमेंट। ये हो गई स्टेटमेंट। अब आ गया अदालत में स्टेटमेंट दी गई कि एक्स वाई की वाइफ है। ये क्या है, अगर ये फैक्ट था, मतलब सीधा दिख रहा है कि दोनों हस्बैंड वाइफ है, प्यार कर रहे हैं, हरामखोर रोमांस कर रहे हैं कोर्ट में, इसका मतलब ये हुआ कि इस सिद्धांत को अभिगृहित मतलब होता है बिना किसी क्वेश्चन मार्क के ये मान लिया जाता है कि हाँ वो उसकी वाइफ है। अर्थात गणित के संदर्भ में जब कोई स्टेटमेंट किसी अवरोध बिना किसी अवरोध के सच मान ली जाए तो उसे कहते हैं अभिगृहित अवधारणा। जैसे 2 + 2 होता है 4 तो होता है 4, ये सत्य है। क्लियर। पहली टर्म ये हो गया। अभिगृहित अवधारणा मतलब ये होता है जिसको बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी तामझाम के मान लिया जाता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट, अब नहीं माना गया, वकील कहता है हैं, तो वकील अनुमान लगाता है, दिमाग लगाता है। तुम्हारी शादी कब हुई थी, 2009 में। सर तुम्हारी 2009 में। अच्छा दोनों लोग 2009 में हुई थी। हाँ डेट क्या था सर, 30 फरवरी थी। तुम्हारा 30, बेवकूफ बना रहा है, 30 फरवरी तुम्हारी डेट थी, यानी कि स्टेटमेंट गलत। सेकेंड टर्म ये होता है अनुमान। गणित में चीजों को सीखने के लिए अनुमान गलत भी हो सकता है। 30 फरवरी कौन शादी होती है, अर्थात गणित में जो अनुमान है वो गलत भी हो सकता है। लेकिन गणित में जो अनुमान है, अगर वो 30 फरवरी ना बोले, मान लीजिए कहा 30 फरवरी, लेकिन वो आदमी बोलते नहीं सर 9 फरवरी को हुई थी, वो भी बोलती 9 फरवरी को, मतलब सत्य हो गया। अर्थात अनुमान सत्य भी हो सकता है। तो गणित में जो स्टेटमेंट होती है वो हमारी परिकल्पना के अनुसार सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अच्छा सही हो जाएगी तो थर्ड स्टेप, अगर सही हो गया तो वो प्रमेय मान लिया जाता है। अर्थात जब स्टेटमेंट को प्रूफ के द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है तो वो थ्योरम बन जाता है। क्लियर। यहां प्रूफ के द्वारा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर सही हो गया तो वो थ्योरम बन जाएगा, और गलत हो गया तो फिर गलत हो गया। क्लियर। ये थी हमारी पहली पेडागोजी मैथमेटिक्स सीटेट की क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मेरा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।